आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। 6 अगस्त 1945 तकरीबन सुबह के 7:30 बजे जापान के शहर हिरोशिमा में अलार्म बजते हैं, लेकिन हर कोई उस अलार्म को नॉर्मल लेता है। तकरीबन 8 बजे सभी ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दिन भी बाकी दिनों की तरह बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने जा रहा था जो इंसानियत की तारीख में आज से पहले कभी नहीं हुआ। हिरोशिमा के आसमान पर अमेरिकन प्लेन B-29 नजर आता है। वैसे तो ये एक नॉर्मल प्लेन नजर आ रहा था, लेकिन कौन जानता था कि यही प्लेन अपने अंदर एक न्यूक्लियर बम रखे हुए है जिसका नाम है लिटिल बॉय। और सुबह के तकरीबन 8:15 पर यह प्लेन हिरोशिमा पर एक न्यूक्लियर बम गिराता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ सकते, पूरा शहर आग की लपेट में आ जाता है और देखते ही देखते लोग भाप में तब्दील हो जाते हैं। पूरा शहर, उसकी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज राख बन जाती है। तकरीबन मौके पर ही 70 से 80 हजार लोग दम तोड़ जाते हैं। अभी जापान इस सदमे से बाहर नहीं आया था कि उसके शहर पर एक न्यूक्लियर अटैक हुआ है। 9 अगस्त 1945 को ठीक उसके 3 दिन बाद एक और अमेरिकन प्लेन नागासाकी के आसमानों में दिखाई देता है। इस बार इसके अंदर लिटिल बॉय से भी बड़ा और खतरनाक न्यूक्लियर बम था जिसका नाम था फैट बॉय। और ठीक 11:02 पर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर अटैक किया जाता है और इस अटैक में भी हजारों की तादाद में लोग मौके पर ही दम तोड़ जाते हैं। आप लोगों को ये जानकर हैरानगी होगी कि अमेरिका का पहला टारगेट हिरोशिमा सिटी था, जबकि उसका दूसरा टारगेट कोकुरा सिटी था। लेकिन फिर आखिर ये टारगेट शिफ्ट होके कोकुरा से नागासाकी पर कैसे गया, और आखिर ऐसा क्या था जिसने अमेरिका को इतना मजबूर किया कि उसने डेडलीस्ट बम जापान के ऊपर गिरा दिया। याद रखिए, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। और आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको कंप्लीट वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री भी बताई जाएगी, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखें। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस सब को समझने के लिए हम लोगों को हिस्ट्री पर नजर डालनी होगी। ये वक्त था 1914 का। हर यूरोपियन कंट्री पुरसुकून नजर आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सबके आग भड़क रही थी। हर मुल्क पावर को गेन करना चाहता था। इसी वजह से कुछ मुल्क अपने जोर और दबदबे से दूसरे मुमालिक की टेरिटरीज पर हमला करते थे और उसके साथ ही वहां पर कब्जा कर लेते थे। और कुछ मुमालिक का फोकस सिर्फ और सिर्फ हथियार इकट्ठा करने पर था। उस वक्त ऑस्ट्रिया और हंगरी यूरोप के 2 सबसे बड़े मुमालिक थे और ये दोनों मुमालिक पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे। और यही ताकत की लालच थी जिसकी वजह से काफी ऐसे मुमालिक हैं जो आज के इस दुनिया के नक्शे पर नजर भी नहीं आते, और अगर कोई थोड़ा बहुत नजर भी आता है तो उसके पास किसी किस्म की भी पावर नहीं है। ऑस्ट्रिया और हंगरी का एक नेबर कंट्री है सर्बिया, लेकिन ऑस्ट्रिया और सर्बिया एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दोनों में छोटे मोटे क्लैशेस चलते रहते थे, लेकिन ये क्लैश तब अपने इंतहा को पहुंचा जब ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया, जो कि सर्बिया के नेबर कंट्रीज थे। और इस कब्जा करने वाले प्रिंस का नाम था फ्रांस फर्डिनेंड। कब्जा करने के बाद 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया का ये प्रिंस सर्बिया में अपनी बीवी के साथ एक टूर पे आता है, लेकिन कौन जानता था कि ये उसका इस दुनिया में आखिरी दिन है। सर्बिया का एक जवान लड़का गैव्रिलो, जो कि ऑस्ट्रिया से शदीद नफरत करता था, वो प्रिंस के आने का इंतजार कर रहा था और उसके हाथ में एक गन भी थी। जैसे ही प्रिंस उसके पास से गुजरता है तो वो फौरन गोली चला देता है और मौके पर ही प्रिंस मर जाता है। क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ एक इस मर्डर की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है। ऑस्ट्रिया सर्बिया के ऊपर अटैक कर देता है और उस दौर में सोवियत यूनियन यानी कि रशिया
आगे आता है और सर्बिया की मदद करना शुरू कर देता है। और जैसे ही दूसरे ममालिक देखते हैं कि सोवियत यूनियन सर्बिया की मदद कर रहा है तो फौरन जर्मनी फैसला करता है कि वो ऑस्ट्रिया का साथ देगा। इसी तरह फ्रांस, ब्रिटेन यानी कि यूके उसी वक्त इस वर्ल्ड वॉर 1 में कूद जाते हैं और इस तरह दो ममालिक की लड़ाई पूरी दुनिया की लड़ाई बन जाती है और उसको नाम दिया जाता है वर्ल्ड वॉर 1 का। उस वक्त अमेरिका बिल्कुल खामोश था और वो किसी भी किस्म की लड़ाई में इंटरफेयर करना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा ना हो सका। जर्मनी ने आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटेन को समंदर के अंदर घेरना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जर्मनी के रास्ते से समंदर में से जो भी ब्रिटेन का जहाज गुजरता वो उसको मार गिराते, चाहे वो मिलिट्री का जहाज होता या आम लोगों का। फिर हुआ कुछ ऐसा कि 7 मई 1915 को ब्रिटेन का एक जहाज RMS लुसितानिया डुबा दिया गया। ये करने वाला भी जर्मनी ही था और ये जहाज आयरलैंड की बंदरगाह पर डूबा था, जिसके नतीजे में 1150 से ज्यादा लोग दम तोड़ गए थे और उन 1150 में से 128 अमेरिकन लोग भी मारे गए थे। अब ऐसा लगता था कि अमेरिका भी इस जंग में कूद जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी अमेरिका ने सब्र से काम लिया, इस सब को इग्नोर कर दिया। इसके बाद 1917 में ब्रिटेन जर्मनी के मैसेज को इंटरसेप्ट करता है। इंटरसेप्ट करने से मालूम होता है कि जर्मनी मैक्सिको को ऑफर दे रहा है। जर्मनी कह रहा है कि अगर मैक्सिको उसकी साइड पर खड़ा होगा तो उसके बदले में जर्मनी मैक्सिको की मदद करेगा उन इलाकों में जहां पर अमेरिका ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। और जब ब्रिटेन ने यही मैसेज अमेरिका को फॉरवर्ड किया तो वो आग बगोला हो गया और फौरन इस वार के अंदर कूद पड़ा। 4 साल तक ये खूनी वर्ल्ड वॉर 1 चलती रही। बिल आखिर 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगी, जिसके नतीजे में 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए थे। हर मुल्क ये सोच रहा था कि इतना ज्यादा जानी और माली नुकसान होने की वजह से आज के बाद इस दुनिया के अंदर कोई भी जंग की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन कौन जानता था कि वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था। वर्ल्ड वॉर 1 के नतीजे में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला मुल्क जर्मनी था, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगी, उनको जुर्माना अदा करना पड़ा, गुर्बत, बेरोजगारी आम हो गई। उसी वक्त वहां पे एक नया चेहरा नजर आया जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। उसने कहा कि वो जर्मनी को दोबारा से मजबूत बनाएगा। वहां के लोगों और मिलिट्री ने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन हिटलर के इरादे कुछ और ही थे। वो पूरी दुनिया पर अपना राज करना चाहता था। इसी वजह से 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया और सेम स्टोरी दोबारा रिपीट हुई। ब्रिटेन और फ्रांस उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए और इसी के साथ ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। ये ऐसा नहीं था कि कोई भी मुल्क उठ के किसी का भी साथ देना शुरू कर दे। इसके अंदर बकायदा प्लानिंग के साथ ग्रुपिंग की गई थी, जैसा आप और हम लोग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पर 2 ग्रुप सामने आए थे। एक ग्रुप 1 था जिसके अंदर था जर्मनी, इटली और जापान, और एक दूसरा ग्रुप था जिसके अंदर था ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और अमेरिका। अमेरिका इस बार भी अवॉइड कर रहा था कि वो जंग के अंदर पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि वो अपनी कंट्री को ग्रो करना चाहता था। और दूसरी तरफ जापान एशिया के छोटे बड़े मुल्कों पर हमला करके वहां पर कब्जे करता जा रहा था, जिसके अंदर चाइना भी था। अमेरिका ने ये सब देखते हुए जापान के ऊपर ऑयल सैंक्शन लगा दी, लेकिन जापान बहुत तेज था। वो जानता था कि वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई है और वो चाहता था कि अगर उस पे इस वक्त हमला कर दिया जाए तो वो ये सारी सैंक्शंस खत्म कर देगा। अमेरिका के पास एक इंतहाई अहम बंदरगाह थी जिसका नाम था पर्ल हार्बर, जहां पर हर वक्त मिलिट्री शिप्स, फाइटर जेट्स, सबमरीन्स और अमेरिका के काफी ज्यादा सोल्जर मौजूद होते थे। 1940 में अमेरिका ने क्या किया, कैलिफोर्निया से काफी ज्यादा मिलिट्री शिप्स को पर्ल हार्बर की तरफ भेजा ताकि वहां से जापान के जहाजों को रोका जा सके।
और यही चीज जापान को पसंद नहीं आई। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलती कर दी। सुबह के 7:55 पर जापान ने पर्ल हार्बर पर एक जोरदार हमला किया, जिसके नतीजे में 2400 लोग दम तोड़ गए और 1100 लोग जख्मी हो गए। अमेरिका के 8 बड़े जंगी जहाजों में से 4 जहाज डूब गए और 4 जहाज जो बचे थे वो काफी अफेक्टेड थे। इसके साथ अमेरिका के 300 से ज्यादा फाइटर जेट मौके पर ही तबाह हो गए और 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका जापान के साथ वार डिक्लेयर करता है। 1941 से लेकर 1945 तक अमेरिका और जापान के दरमियान काफी ज्यादा बैटल्स हुई और तकरीबन बैटल्स अमेरिका जीतता आया, लेकिन इस सब के बावजूद जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। अब यहाँ पर अमेरिका एक ऐसा तरीका इख्तियार करता है जिससे ये वार हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। अमेरिका 1945 में अपना न्यूक्लियर बम बना चुका था, क्योंकि अमेरिका के इस न्यूक्लियर बम बनने से पहले ही हिटलर प्रेशर की वजह से अपने आप को गोली मार देता है और मर जाता है। तो अमेरिका का अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट था और वो था जापान। जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और कोकुरा को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इन दोनों शहरों में आबादी काफी ज्यादा थी और इसके साथ साथ वहां पर जापान की अहम मिलिट्री बेसेस भी मौजूद थी। वैसे तो अमेरिका ने 1945 तक पावर के हिसाब से 3 किस्म के न्यूक्लियर बम बनाए थे। सबसे छोटा था लिटिल बॉय, उससे जरा बड़ा था द थिन मैन और सबसे खतरनाक था फैट मैन। क्योंकि थिन मैन के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे थे, इसी वजह से थिन मैन की जगह 6 अगस्त 1947 को लिटिल बॉय को यूज किया गया हिरोशिमा के ऊपर और 9 अगस्त 1947 को अमेरिका का प्लेन कोकुरा में फैट मैन को लेकर पहुंचा, क्योंकि अचानक वहां पर मौसम इंतहाई खराब हो गया। इसी वजह से उन्होंने अल्टरनेटिव सिटी यानी कि नागासाकी को टारगेट किया। तकरीबन इन 2 न्यूक्लियर बम्स के अंदर 2,60,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ गए थे। इस दूसरे बम के बाद जापान ये चीज समझ गया था कि अगर वो मजीद लड़ेगा तो दुनिया के नक्शे से उसके मुल्क का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और 14 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार 2 हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। इस सब के खत्म होने के बाद अमेरिका ने जापान को फुल सपोर्ट भी किया। 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उसको $6 बिलियन का लोन दिया गया और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में भी उसकी काफी ज्यादा मदद करता रहा और देखते ही देखते 30 से 40 सालों के अंदर जापान ने इतनी ज्यादा तरक्की की कि उसका शुमार दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में आने लगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।